आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 13 फरवरी 2026। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे रमजान से पहले अल अक्सा मस्जिद पर पाबंदी का प्लान, अमेरिकी जंगी जहाजों के आपस में टकराने का नया वीडियो आया सामने, और आयतुल्लाह खामनेई के खास ने दी ईरान की तरफ से बड़ा हमला करने की धमकी। ये थी कुछ हेडलाइंस। कई और बड़ी खबरें हैं जिनके हेडलाइंस मैंने आपको नहीं दिखाई। शो ही हेडलाइंस शो है, तो उसी में आपको मिलेगी सारी खबरें। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर और पहली खबर, रमज़ान आने से ठीक पहले यरूशलेम यानी कि अल-कुद्स शहर से एक ऐसी खबर निकली है जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया की धड़कन तेज कर दी है। अल-कुद्स शहर के पुराने ग्रैंड मुफ्ती और सुप्रीम इस्लामिक काउंसिल के चीफ इकरमा साबरी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि इस्राएली अथॉरिटीज़ रमज़ान के दौरान मुसलमानों की एंट्री सीमित यानी कि लिमिटेड यानी कि महदूद करने का प्लान बना रही हैं, और निशाने पर है अल अक्सा मस्जिद। यानी अल अक्सा मस्जिद में बहुत कम मुसलमानों को जाने की इजाज़त दी जाएगी, बहुत कम। साबरी कहते हैं कि ये सिर्फ सिक्योरिटी का मामला नहीं बल्कि नीयत का मामला है, और नीयत उन्हें साफ दिखाई दे रही है। अब ज़रा ध्यान से सुनिए। इकरमा साबरी के मुताबिक जनवरी की शुरुआत में कब्ज़े वाले यरूशलेम शहर में एक नए पुलिस कमांडर की तैनाती हुई। ये उसी बड़ी तैयारी का हिस्सा है जो अब हो रहा है। ये पोस्टिंग सीधे उस सियासी लाइन से जुड़ी मानी जा रही है जिसे इसराइल का सख्त रुख रखने वाला नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन-ग्विर आगे बढ़ा रहा है। ये कमिश्नर उसी का चेला है और वो अपनी नफरत की पॉलिसीज़ के थ्रू आगे बढ़ा रहा है। इसराइली अखबार हारेट्स ने भी लिखा है कि हालात को जानबूझकर गर्म किया जा रहा है, जैसे कोई चिंगारी ढूंढ रहा हो। दोस्तों, अल अक्सा मस्जिद पहले ही कई सालों से टकराव का सबसे नाजुक पॉइंट रही है, और रमज़ान के महीनों में छोटी सी पाबंदी भी बड़ी आग बन सकती है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कंट्रोल का मसला है या एक बार फिर मजहबी जगह को सियासी मैदान बनाया जा रहा है। और अगर रमज़ान की पहली नमाज ही तनाव में शुरू हुई तो आगे का महीना कैसे गुजरेगा। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के जंगी जहाज़ों के आपस में टकराने का एक नया वीडियो सामने आया है जो आप देख रहे हैं। ये ताज़ा वीडियो है। कैरिबियन समंदर में ये टक्कर हुई थी और उस टक्कर की नई फुटेज सामने अब आ गई है। इसमें अमेरिकी नेवी का डिस्ट्रॉयर शिप यूएसएस ट्रक्सटन एक रिफ्यूलिंग ऑपरेशन के दौरान एक सप्लाई शिप यूएसएनएस सप्लाई से जा भिड़ा था। और पहले जो खबर आई थी वो सिर्फ बयान और रिपोर्ट तक महदूद थी, जैसा कि हमने आपको दिखाई। लेकिन अब वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों जहाज़ कितने ख़तरनाक तौर पर एक दूसरे के करीब चल रहे थे। और फिर वो लम्हा भी आया जब कंट्रोल पर हुई मामूली सी चूक एक टक्कर में बदल गई। ये ऑपरेशन आम तौर पर नेवी के सबसे मुश्किल और हाई प्रिसिजन कामों में गिना जाता है, जहां जहाज़ तेज़ रफ्तार में साथ साथ चलते हुए ईंधन ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन इस बार वही रूटीन मिशन शर्मिंदगी में बदल गया। अमेरिका की नेवी की बड़ी किरकिरी हुई। हमने कल सबसे पहले आपको इस खबर के बारे में, इस टक्कर के बारे में बताया था। हमने ये भी बताया था कि अमेरिकी नेवी कह रही है कि जहाज़ मिशन जारी रखने की हालत में इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस ताज़ा फुटेज ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इतनी भारी तैयारी और इतनी तैनाती के बीच अपने ही जहाज़ एक दूसरे से टकरा जाएं तो असली जंग में क्या होगा ये कहना आसान नहीं। अब पूरी जांच चल रही है और ये टक्कर सिर्फ टेक्निकल हादसा है या ट्रेनिंग और दबाव का नतीजा। यही वो सवाल है जो इस वीडियो के साथ और ज़्यादा तेज़ हो गया है। इस वीडियो को जारी करने का मकसद एक और भी हो सकता है। जो हमने कल सवाल उठाया था उसका जवाब भी हो सकता है ये। इस वीडियो के ज़रिए ये दिखाने की कोशिश भी की गई है कि देखो, वेनेजुएला या किसी और मुल्क ने कोई हमला नहीं किया। ऐसा नहीं है कि अमेरिकी नेवी के दो जहाज़ों को किसी हमले से नुकसान पहुंचा है। वाकई ये आपस में टकराए थे, इसीलिए नुकसान हो गया। तो हो सकता है सबूत के तौर पर सबूत ना कहकर ये वीडियो पेश किया गया है। फिलहाल इसमें 2 फौजी जख्मी हुए थे, ये बताया गया है। बढ़ते हैं आगे। ईरान की तरफ से लगातार वार्निंग्स जारी हो रही हैं। आज भी एक वार्निंग आई है, एक धमकी आई है। ईरान ने किसी भी दुश्मनाना हरकत के बदले दुश्मन को भारी कीमत चुकाने की धमकी दी है, और ये धमकी किसी ऐसे वैसे शख्स ने नहीं, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के ख़ास लोगों में शुमार एक शख्स ने दी है, और इनके पास एक ओहदा भी है। ईरान की डिफेंस काउंसिल के चीफ अली शमखानी ने साफ कह दिया है कि मुल्क के खिलाफ किसी भी एडवेंचर का जवाब
ऐसा मिलेगा जो ताकतवर होगा, फैसला कुन होगा और याद रखने लायक होगा। अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में शमखानी ने दो टूक कहा कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम एक रेड लाइन है और इस पर कोई मोल भाव नहीं होगा। अगर अल जजीरा पर बैठकर अली शमखानी बात कह रहे हैं तो इसका मतलब वो पूरी दुनिया को सुना रहे हैं। इसराइल की धमकियों पर बोलते हुए शमखानी ने कहा कि वो बिना अमेरिका की सीधी मदद के कोई कदम नहीं उठा सकता, और अगर किसी ने गलत हिसाब लगाया, कोई गलत कैलकुलेशन की, तो उसकी कीमत बहुत भारी पड़ेगी। उनका कहना है कि ईरान की मिलिट्री रेडीनेस इस वक्त हाई लेवल पर है और रीजन में इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता बढ़ाने वाला हर कदम आग से खेलने जैसा होगा। शमखानी ने यह भी इशारा दिया कि अगर बातचीत हकीकी हो, ज़्यादा दबाव और गैर वाजिब शर्तों से आज़ाद हो, तो डिप्लोमेसी आगे बढ़ सकती है। यानी दरवाज़ा बंद नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि इज्जत और बराबरी बनी रहे। आखिर में शमखानी ने माना कि रीजन की सिक्योरिटी पहले से ज़्यादा पेचीदा हो चुकी है और अब नए तरह के तालमेल और मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ खबरें मैं आपको शॉर्ट टाइम में यहाँ से दे दूँ। कल ही मैंने आपको दिखाया था कि जब वो ईरान का 47वां इस्लामिक रेजिस्टेंस का जो है वो सालगिरह मनाई जा रही थी, तब वहाँ पर वो बाल नाम के एक देवता को, पुराने देवता को, जिसे शैतान के तौर पर माना जाता है, तो उसको आग लगाई गई थी। और अब एक तस्वीर और सामने आई है जो एक बड़े इन्फ्लुएंसर ने शेयर की है, और मारियो ने ये लिखा भी है कि ये देखिए ईरान की सड़कों पर नाटक हो रहा। हो क्या रहा है असल में, स्टेज पर डोनाल्ड ट्रंप का मुखौटा लगाकर एक शख्स को कोट पैंट पहनाकर बैठाया गया है और उसके बराबर में एक तलवार लिए कोई शख्स खड़ा है। अब वो जल्लाद की शक्ल में है या फिर वो एग्जीक्यूशनर की शक्ल में है उनके, और वो जो है सज़ा देने के लिए तैयार है, डोनाल्ड ट्रंप की गर्दन उतारने के लिए। तो मारियो लिखते हैं कि ईरान ने एक मॉक एग्जीक्यूशन किया है ट्रंप का, और इसी वक्त ट्रंप जो हैं वो एक दूसरा एयर स्ट्राइक कैरियर जो है वो मिडिल ईस्ट में भेज रहे हैं, और नेतन्याहू जो हैं वो लगातार जो है ईरान की स्ट्रेटजी पर वाशिंगटन डीसी में जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है। और ईरान क्या कर रहा है, वो ईरान सड़कों पर तमाशा लगा रहा है, और उसी दौरान अमेरिका एक्चुअल वॉरशिप्स जो है वो मिडिल ईस्ट में भेजा है। यानी अमेरिका जंग की तैयारी कर रहा है, ईरान सड़कों पर तमाशा कर रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए मौरियो नौफल ने कुछ ऐसा लिखा है। एक सिंबॉलिक तस्वीर थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा, अब ये कभी अमेरिका को तो तमाशा करना कहेंगे नहीं, क्योंकि ये अमेरिका है, अमेरिकन है, लिहाजा खैर हर किसी का रुख लेना ही चाहिए। ईरान ने एक आज 13 फरवरी में कुछ तस्वीरें जारी की हैं, और कहा जा रहा है कि ईरान की स्टेट टीवी या उनका सरकारी जो टीवी है उसकी तरफ से ब्रॉडकास्ट की गई हैं तस्वीरें, और इन तस्वीरों में इसराइल के तमाम प्राइम चेहरों को मौत की सज़ा का मुजरिम बताते हुए दिखाया गया है। यानी रेड निशान जो लगा हुआ है क्रॉस हेयर का, बताया गया इन सब को मारना है या इन सब की मौत तय है। तो ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, और इन चेहरों में इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बीच में है, सबसे बड़ा फोटो उसी का ही है, बेंजामिन नेतन्याहू। इसके अलावा जो वहाँ का डिफेंस मिनिस्टर है इसराइल कैट्स, उसकी तस्वीर है। इसके अलावा डेविड बानिया मोसाद का चीफ, उसकी तस्वीर है। इसके अलावा जो है याव ज़ामिर जो आईडीएफ का चीफ है, उसकी भी तस्वीर है। बाकी 2-3 सारे जो है छोटे मोटे चन्नू मन्नू की भी तस्वीरें हैं, कि ये सब जो हैं हालांकि ईरान के लिए बड़े टारगेट हैं, तो ईरान इन सब को एक टारगेट के तौर पर देख रहा है। रशिया में क्या हुआ, रशिया के और यूक्रेन के अटैक एक दूसरे पर जारी हैं। अभी जो रशियन एयर अटैक हुआ है एक यूक्रेन के बंदरगाह पर ओडिशा रीजन में, वहाँ पर एक शख्स मारा गया है उस अटैक में, और 6 लोग ज़ख्मी हुए हैं। ये अल अरेबिया की हेडलाइन कहती है। हर रोज़ इस तरह के जो मामले हैं वो हमारे सामने आते हैं। कई मिसाइल और जो है कई ड्रोन्स दागे गए हैं। इसके अलावा एक हेडलाइन ये कहती है कि पाकिस्तान में आज ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। हालांकि इनकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 5.5 थी, इतना बड़ा ज़लज़ला नहीं था, लेकिन जो इसकी डेप्थ थी वो बड़ी कम थी। बताया जा रहा है कि 6.21 माइल्स यानी 10 किलोमीटर ही गहराई से जो है इसका सेंटर था। तो जुमे के रोज़ ये झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावे जो कुछ और हेडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि मोरक्को में लगातार जो बारिश का सितम जारी है, और मैंने आपको बताया था एक शहर पूरा खाली हो गया है, 15 लाख लोग वहाँ से निकाल लिए गए हैं। कई दिनों की बारिश की वजह से अब वहाँ पर पानी भर गया है।
पहले 7 साल तक सूखा पड़ा, लेकिन अब मौसम मेहरबान हुआ तो ऐसा मेहरबान हुआ कि हर कोई परेशान हो गया। $330 मिलियन जो हैं वो अब खर्च किए जाएंगे, जो इलाके पूरे मोरक्को में बारिश और सैलाब से जो असरअंदाज हुए हैं, जो तबाह हुए हैं, उन सब की मरम्मत के लिए और वगैरह। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क, वहाँ से एक खबर है कि वहाँ पर कल वोट डाले गए थे और उन वोट के नतीजे अब सामने आ गए हैं। जो बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, वो नेशनलिस्ट पार्टी, उसने जो है वो मेजॉरिटी हासिल कर ली है। 2/3 मेजॉरिटी जो है उन्हें हासिल हुई है, लगभग 209 सीटें मिली हैं। और बीएनपी के जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन सकते हैं उनका नाम है तारिक रहमान। फ़िलहाल वो बीएनपी के चेयरमैन हैं। तारिक रहमान के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर नहीं पता है तो, बेगम खालिदा ज़िया के बेटे हैं। खालिदा ज़िया बांग्लादेश की पहली फ़ीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। उनका भी 2025 दिसंबर में इंतकाल हुआ था। उनके बाद चेयरमैन की गद्दी उनके बेटे तारिक रहमान को मिली थी। तारिक रहमान की सदारत में ये इलेक्शन हुआ, पार्टी ने जीता और अब बहुत मुमकिन है कि उन्हें ही प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आगे बढ़ाया जाएगा। और ये उम्मीद है कि 19 फरवरी को शायद वो अपना हलफ उठाएं और ओथ लें नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश के तौर पर। ये 35 साल बाद ऐसा मौका बांग्लादेश की सियासी हिस्ट्री में आया है जब कोई मर्द प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। वरना आप जानते होंगे कि 2 कद्दावर लेडीज़ बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही हैं पिछले 3.5 दशक में। इसमें एक बेगम खालिदा ज़िया जो तारिक की वालिदा थी, और इसके अलावा शेख हसीना जो आजकल हमारे यहाँ पनाह पाए हुए हैं। उन्हीं की हुकूमत उखाड़ने के बाद 2024 के बाद अब ये पहला इलेक्शन हुआ है बांग्लादेश में। आज भारत की संसद में राजीव शुक्ला जो कांग्रेस के एमपी हैं वो बोल रहे थे। ये कभी जर्नलिस्ट रहे थे। आगे आजकल कौन कौन जर्नलिस्ट आगे लोकसभा पहुंच जाए पता नहीं, लेकिन ये कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, इन्होंने पाला चेंज नहीं किया। अब वो आज संसद में बोल रहे थे कि ये कहते हैं, मतलब बीजेपी वाले और प्रधानमंत्री को वो एक तरीके से टारगेट करते हुए कह रहे थे कि ये कहते हैं, मैं सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट दिखा के बताता हूँ क्या कह रहे थे। ये कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। कहते हैं गुरु वो होता है जिसका कोई शिष्य होता है, कोई चेला होता है। यहाँ हम आश्रम खोल कर बैठे हैं और शिष्य एक भी नहीं है। ये कैसे शिष्य विहीन विश्व गुरु हैं? राजीव शुक्ला पूछ रहे हैं। मोदी जी की साड़ी हेकड़ी निकाल दी राजीव शुक्ला जी ने। डॉक्टर रागिनी नायक ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जानदार जबरदस्त जिंदाबाद। वो ये भी कह रहे थे कि चाइना, पाकिस्तान और चाइना करीब हो गए, बांग्लादेश और चाइना करीब हो गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी करीब हो गए, ईरान और चाइना तो हैं ही करीब, रशिया भी आपके हाथ से। हम कौन से विश्व गुरु हैं? दुनिया के साथ कोई ना कोई है, हमारे साथ कोई नहीं है, तो हम विश्व गुरु हैं? राजीव शुक्ला के पूछने का मिजाज ये था। एक यूएई के बहुत बड़े टाइकून हैं, शेख साहब हैं, देख लीजिए, बड़ी गिल्लू सी शक्ल है इनकी, बहुत बड़ा आदमी है ये। और इसकी जो है डीपी वर्ल्ड करके एक कंपनी है, चेयरमैन है, और इनका बंदरगाह वाला बिजनेस है बहुत बड़ा। इनका नाम है सुल्तान अहमद बिन सुलायम। इन्हें अपनी पोजीशन से इस्तीफा देना पड़ा है, डिसमिस भी किए गए हैं, शायद ये डिसमिस किए गए हैं, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन के साथ इनकी बड़ी तस्वीरें और उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसने बना रखे थे, जो अब बाहर लाए गए हैं, उसमें बड़ा जिक्र था। और एक फाइल में तो कहीं बड़ा इन्होंने वायलेंस वाली बात की थी, शायद खातूनों के ऊपर। तो अब इनकी बड़ी तगड़ी मजम्मत हो रही थी, बड़ा घिरा जा रहा था। मैंने पढ़ा कि ब्रिटेन ने इनके साथ एक बहुत बड़ी बिलियंस डॉलर की डील कैंसिल कर दी इनकी कंपनी के साथ, तब इन्हें हटाया गया है चेयरमैन को। अब पता नहीं इनके सोटे चलेंगे, क्या होगा, इन पर केस चलेगा नहीं। लेकिन एप्स्टीन फाइल एक मुल्क है, आप जानते हैं, उसे छोड़कर हर जगह धूम मचा रही है, और वहाँ हर जगह से जो है इस्तीफे हो रहे हैं, कहीं हक काटे जा रहे हैं, कहीं क्या हो। एक मुल्क है जहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, ये सरकार की तरफ से कहा गया था। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।